बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी बयानिया के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज मौजू हमारा वही है पाकिस्तानी बयानिया और उसकी मज़ीद जिहाद पे बातचीत होगी और उसकी तफसीली गुफ्तगू डॉक्टर शादाब एहसानी साहब फरमाएंगे और जो शरीक महफिल हैं प्रोफेसर इश्तियाक तालिब साहब, सफदर सिद्दीक रज़ी साहब, राशिद अज़ीज़ साहब, जाहिद हुसैन जाहिद साहब और उस पर सवालात उठाएंगे और उनका जवाब डॉक्टर साहब देंगे। वैसे ये एक मिली जुली गुफ्तगू भी हो सकती है क्योंकि जैसे डॉक्टर शादाब एहसानी साहब ने अपने बयानात में और लेक्चर्स में अपने बताया है कि ईरान का अपना बयानिया है, चाइना का अपना बयानिया है, अमेरिका का अपना बयानिया है, इंग्लैंड का अपना बयानिया है, तो पाकिस्तानी बयानिया क्यों नहीं हो पा रहा, तो इसकी क्या वजूहात हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं, उस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। जैसा पहले प्रोग्राम में हम बता चुके थे आपको कि भाई जिस मुल्क का या जिस कौम का अपना बयानिया नहीं होता वो उसके डार्क एजेस होते हैं। अब रहा ये कि अगर पाकिस्तान का बयानिया जितनी ताख़ीर से बनेगा या ताख़ीर से हम इसको दरियाफ़्त कर पाएंगे उतनी ही ताख़ीर हमें अपने तशख़्ख़ुस के साथ तरक्की में पेश आएगी। अच्छा, ये जो है हम मिसाल ऐसी लेकर वज़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जैसे अगर अमेरिका है तो वो भी आज़ाद हुआ था और उसने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और हमने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल की। तो उस आज़ादी के अंदर ये समझने की बात है कि 1763 में यहाँ बक्सर की लड़ाई हो रही थी और वो 1763 से 1783 तक आज़ादी की जद्दोजहद हो रही थी, जबकि 1776 में आज़ाद हो गया था ये अमेरिका। अब ऐसी सूरत में हमने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, उनका जो शुरू के दो लोग थे जिसके अंदर एक जोनाथन एडवर्ड्स था और एक जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने अमेरिका को जो है अफलातून की थ्योरी के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश की और सबसे पहले 1744 के अंदर उसने फ़लसफ़े के हवाले से एक एकेडमी कायम की और यूटोपिया को मद्देनज़र रखा उसने। और यूटोपिया क्या था? वो यूटोपिया ये था कि साहब जो तबक़ात में तक़सीम किया था उसने कि पहला तबका ताजिर का और मज़दूर का है, दूसरा तबका जो है उसने हमें बताया सिपाही, यानी ये अरफा तबका हुआ ताजिर, किसान और अपना मज़दूर से। सिपाही अरफा हुआ और सबसे आला जो है जो हुक्मरान तबका होगा जिसने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की होगी। फ़लसफ़ा जो है फ़ैलासूफ़ का मुरक्कब है। फ़ैला कहते हैं दानिश को और सूफ़ कहते हैं दोस्त को, यानी उसने साफ साफ अफलातून के हवाले से ये आगे बढ़ाने की कोशिश की कि मुल्क को बनाना, चलाना, उसके निज़ाम को देना या तब्दीली लाना वो दानिश्वरों का काम है। और वो दानिश्वर जो हैं, यानी हमने देखा कि 1770 में खासी नज़में लिखी उन्होंने, ये हुआ और फिर पहला सदर उनका वाशिंगटन जो है वो करार पाया। तो अब ये जो मुमासलतें हैं वो मुमासलतों को हम ये समझें कि जब कोई आज़ादी हासिल करता है तो पिछले जिससे आज़ादी हासिल हो रही होती है तो उसके नैरेटिव को रिजेक्ट करता है वो, जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जो हमारा आइन है 73 का, उसमें 1935 का आइन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आइन था उसके अंदर वो मर्ज हो चुका है और अब हम उसे पाकिस्तान का आइन कहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो 1935 और ब्रिटिश की ग़ुलामी की यादगारें उसके आइन में मौजूद हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर हम आज़ादी की तरफ जाते हैं तो जिस कौम के पास अपनी आज़ादी नहीं होती वो कोई प्रोडक्ट या पैदावार उसके यहाँ नहीं हो रही होती। अगर पैदावार जैसे हम ये कहें कि कल हमारे यहाँ काटन थी, आज वो भी नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में हमारी इकनॉमी, हमारी पॉलिटिकल जो सिनारियो है, हमारा सियासी मंजरनामा
اور یہ جو ہے اگر ہم کہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں تو بہت ہی یعنی جسے کہیں کہ شرمناک اور آنے والے کل کے لیے ہولناک ہے کہ ہم کیسے اپنے ان نامساعد حالات کو، اگر ایجوکیشن ہماری ایسی ہے تو کس طرح ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے، کس طرح ہم یہ آنے والے کل کے مقابلوں یا چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو یہ ساری معروضات ہیں۔ اب اس معروضات کی روشنی میں ہم پاکستان کے جتنے بھی یعنی شعبہ جات ہیں ان پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تو ہمیں یہی آشنا ہوتا ہے یہ شخص جس شعبے کا سربراہ ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے جہاں پر یہ نہیں ہوتا ہم مناصب بھی بانٹتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو صاحب منصب ہیں یا صاحبان مناصب ہیں وہ جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا نہیں کرتے کہ جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پی آئی اے دیکھتے ہیں ڈاؤن فال ہو گیا، ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اسٹیل مل کی نوعیت تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فن لینڈ کا اسٹیل مل ہے وہ فن لینڈ کی اکنامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے، اور ہمارا اسٹیل مل جو ہے ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ قرض کے اور دیگر دروازے کھول رکھے ہیں اس نے۔ تو ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ہم جب اس شعبے کے علاوہ تعلیم کا شعبہ لے لیں، پبلک سیکٹر میں جو ایجوکیشن ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے، اور جب ہم اور آگے دیکھتے چلے جائیں جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں تو ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اور کبھی پی آئی اے جو تھی ایک ایسی ایئر لائن تھی جس نے گلف کو بھی بنایا تھا، جسے سعودی ایئر لائن کے حوالے سے بھی اس کی خدمات تھیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جب یہ بنا ہے تو پاکستان میں ڈالر کی نوعیت ابتدائی یعنی ایوب خان تک 4 روپے کا ڈالر تھا، اور پھر 10 روپے کا ڈالر ہوا 80 کے بعد، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حکمرانی ہماری وہی یوٹوپیا کے مطابق تاجروں کے ہاتھ میں اور کسانوں کے ہاتھ، کسانوں بمانے جاگیرداروں کے ہاتھ میں آئی اور تجارت کرنے والوں کے ہاتھ میں آئی، تو ہم نے دیکھا کہ گرین چینل کے ذریعے جو ہے ڈالروں کی آمد و رفت جو ہے اس پہ سے پابندی اڑ گئی، اور یہ بس جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا وہاں سے ہماری اکنامی بیٹھتی چلی جا رہی ہے، اور اب ہم جی ڈی پی کا جو مقروض ہیں اب وہ تقریباً 100 سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں پاورٹی لائن ڈے ٹو ڈے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرض لینے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بھائی قرض لینے سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، وقت گزر جائے گا اس میں کچھ تھوڑا بہت، لیکن جب تک ہم اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی اور پاکستانیت کی طرف نہیں پلٹیں گے یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جناب ابھی آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ جس قوم کا بیانیہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس قوم کی ڈارک ایج شمار کی جاتی ہے، اور اس میں آپ نے یورپ کی مثال بھی دی ہے نا، امریکہ بھی مثال دی، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح وہ دانش کو جو ہے حکمرانی کی طرف لے کے آئے تو پھر ان کے کیا کہتے ہیں ڈارک ایجز کا حصہ ختم ہوا، اور یورپ کی بھی آپ نے مثال دی۔ تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑی مثالاً بتا دیں اس طرح کہ بھی جیسے امریکہ جو ہے جیسے اس کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ کیا الفاظ ہیں جو اس کے بیانیے کے، یا فرانس یا برطانیہ، تو یہ کہ اس سے ہم سب لوگوں کو ایک آسانی آ جائے گی اور ہمارے ساتھی لوگوں کو، عوام کو بھی، کہ ہاں بھی اس چیز کو بیانیہ کہتے ہیں، اور اس طرح وہ سامنے آیا تو قوم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا ہے نا۔ جیسے آج کل فرمز جو ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنا ایک ویژن دیتی ہیں، مشن دیتی ہیں، تو 2-3 جملے کے اندر وہ ہوتا ہے، تو ایسی جو ہے کوئی 2-3 جملے ایسے ہوں تو لوگ سمجھ جائیں اس کو۔ اور اسی سے ایک بات جو اور نکلے گی تو وہ میں عرض کر دوں کہ آپ نے بات کی تھی تعلیم کی بات کی تھی کہ بھئی ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل حکومت کا ایک ہمارے سامنے ایک وہ جملہ سامنے آیا کہ ٹھیک ہے آپ معاشیات کی بات کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم چیز تعلیم ہے نا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ اپنے کچھ بیانیے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل میں جب تعلیم کا جو معاملہ ہے اس کا زوال ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں ساتھ ہی ساتھ اس خطے کے بیانیے کا بھی زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جہاں سے ہم ذریعہ تعلیم کہہ لیں کہ صاحب انگریزی ہو گیا
अच्छा, सिर्फ ये अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम हो जाने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा खित्ता, हमें हमारी तारीख़ नहीं पढ़ाई जा रही है, हमें हमारा अदब जो है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमें हमारी जो अतराफ़ व अकनाफ़ की दुनिया है साइंस से उसको जोड़ा नहीं जा रहा है, टेक्नोलॉजी से उसे नहीं जोड़ा जा रहा है। तो फिर जब अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम या हमारा तालीमी जो सिलसिला है वो अपने आप की नुमाइंदगी इस खित्ते की करने से माजूर हो जाएगा, और जैसा कि हो चुका है। तो अब रहा ये कि इन्होंने कहा कि भाई हम मिसालें दें अमेरिका की और ये सारी चीज़ों की मिसालें। तो अब हम ये देखें कि ये 15वीं सदी है और निशतुस्सानिया का ज़माना है, और ये निशतुस्सानिया जो है वो कैसे आई है। ये सारे उस्ताद थे, इस्तांबुल टर्की में उस्ताद थे, या जामिया अल-अज़हर में लोग जो थे वो वहाँ से इटली चले गए, और इटली की जो नई उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, पाडवा यूनिवर्सिटी बनाई, मिलान यूनिवर्सिटी बनाई, वेनिस यूनिवर्सिटी बनाई, और उसमें जो है अपने तालिब इल्मों को वो तशख़्ख़ुस देना शुरू किया कि भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, अरस्तु, अफलातून और सुकरात जो हैं वो हमारे आबा हैं, और इससे इन्होंने इस्तिफ़ादा किया अरबों ने या मुसलमानों ने, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये वहाँ से एक आगाज़ किया उन्होंने। और उस आगाज़ से होते हुए तहरीक शुरू हो गई, ह्यूमनिज़्म की तहरीक, इंसान दोस्ती की तहरीक, अदब की तहरीक, फ़नून की तहरीक। वो जो फ़नून की जो तहरीक उन्होंने शुरू की तो उसके जो काबिल थे उन्हें उन्होंने पैगम्बरों जैसा दर्जा देना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि जो विटनबर्ग का कलीसा जर्मनी में था उसमें प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर किंग ने जो है सवालात चश्मा किए, और उसके नतीजे में प्रोटेस्टेंट जो है वो फ़िरका सामने आया। अब ये वाली बातें जो हम कर रहे हैं तो ये यूरोप जो है उस वक्त का समझ लें दहशतगर्द यूरोप है, और उस दहशतगर्दी का आलम जो है अल्लामान अल-हफ़ीज़, वो दहशतगर्दी ताहल हमने नहीं देखी है। यानी क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आदमी एक फायर करता है तो मर जाता है, बम धमाका होता है तो कई मर जाते हैं, लेकिन वो जो अज़ियतनाक अमवात थी और उनके यहाँ जो कदरें अज़ियतनाक थी, यानी औरतों को आज़ादी तो बहुत ज़माने के बाद मिली है उनके यहाँ। और जर्मनी के 200 सूबों की हम दास्तान देख लें, फिर फ्रेडरिक आज़म की तरफ चले जाएं जो हुक्मरान था। तो अब ये सारे करते हुए जब चलें तो इन्होंने ये किया कि अपने यहाँ जो इटली में जो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो फिर ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बनाई। तो अब ये जो इन्होंने सवालात उठाना शुरू किए कि यानी हमारे खित्तों के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। अच्छा, इनके यहाँ खासी ज़बानें बोली जा रही थी उस वक्त, और ये बात मैं पिछले प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि हर ज़बान एक कल्चर रखती है। तो यानी ये जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, मगरबी यूरोप और मशरक़ी यूरोप, वो अपने अपने कल्चर के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और आज भी, और एक ज़माना वो था कि जब ये बहुत सारा खित्ता जो था सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। तो बहरहाल, तो अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये जो सफ़र शुरू किया, एजुकेशन की बात हो रही थी, अगर उनके यहाँ ये एजुकेशन का अमल बेहतर ना होता तो वो अपने बयानिए की तरफ नहीं आ सकते थे। और ये बयानिए की तरफ आप देखिए कि कितना ये एजुकेशन ही थी उनके यहाँ कि एक चर्च जो है गैलीलियो के मुखालिफ है, लेकिन फिर भी गैलीलियो को अहम करार दिया जा रहा है और दानिश व बिनिश का मंबा करार दिया जा रहा है उसको। और यही हाल जो है हम टाइको ब्राही की कह सकते हैं कि जिसका कैलेंडर ग्रेगरी का कैलेंडर है ये। और आगे हम चलते जाएं, आइजैक न्यूटन की बात कर लें, बरगसा की बात कर लें, और हमारे अपने दौर का जो ये है यानी क्या नाम है इसका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइंस्टाइन का मामला कर लें, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वार ले लें, तो ये सारा एक मंजरनामा जो है हमें नज़र आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो न्यू वर्ल्ड आर्डर, जो वारसा पैक्ट जो हुआ था पोलैंड में, और वो एक नई जो दुनिया तश्कील पा गई थी, और फिर यही अमल जो है
यानी 39 सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, और जिसके बाद यूएनओ की तश्कील मुमकिन हो सकी। तो अब यूएनओ की तश्कील में हमने देखा कि 5 ममालिक जो हैं सुपर पावर हो गए। अब ये 5 ममालिक, जिसके अंदर फ्रांस जो था अपने आइडेंटिटी की तरफ कैथोलिक हवाले से आ चुका था, कहने लगे अब फ्रांस जो है वो कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट यूके है, और ये जो है रूस जो है आपका मतलब ये हुआ कि रशियन नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ है, चाइना चाइनीज़ नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ है, और आपका अल्लाह भला करे ये अमेरिका अपने नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ है। तो ये सारे सुपर पावर हो गए, और इन सुपर पावर यानी किसको मिला पूरी दुनिया का ठेका? उन्हीं को मिला जिनके पास अपना नैरेटिव था, और वही इसके अहल करार भी पाए। तो अब ये वाला जो एक सवाल है कि ये मिसालों से अगर हम वाज़े करते हुए आगे बढ़ें, तो जब ग़ुलाम आज़ाद होता है, तो जिस तरह जेफरसन ने जब ऐलान आज़ादी लिखा तो यकसर रद्द कर दिया, उस ऐलान आज़ादी में ब्रिटिश को यकसर रद्द कर दिया। और ये जो 16वां सदर जो मर्डर हुआ ये 1865 के करीब, यानी इब्राहिम लिंकन ड्रामा देख रहा था, और उस देखने के दौरान उसको किसी पागल ने गोली मार दी। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़े साने हाथ देखे, लेकिन किसी कौम को अगर डायरेक्शन मिल जाए तो यकीनन वो कहीं ना कहीं किसी मंजिल पे पहुंचती है। तो ये जो अकाबिर होते हैं, दानिश्वर होते हैं, लीडर होते हैं, उनका काम ये होता है कि साहब किसी न किसी शक्ल में उन्हें डायरेक्शन की तरफ ले जाया जाए, कौम को, अपने मुल्क को। ये अच्छा, ये जिनके पास अपना नैरेटिव है वो एक डायरेक्शन के हामिल ममालिक हैं। हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो हमारा सिक्का भी गिर रहा है, हमारी करेंसी गिर रही है, हम मतलब डे टू डे मकरूज़ मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ ये आता है कि कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? हमें मजमूई तौर पर हमारे हुक्मरानों को अपना शऊर नहीं है। और जैसे कोविड का मामला हुआ अमेरिका के में, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने हेल्प की और उन्हें मदद की। अच्छा, फिर ऐसी भी होता है कि अगर जमहूरियत जहाँ होती है और जमहूर के लिए काम किया जाता है, तो अब ऐसे हालात में जहाँ कारोबार नहीं हो और ये ना हो, तो यकीनन यानी जमहूरियत के जो हामिल लोग होते हैं, जो यानी मेम्बरान पार्लियामेंट कह लें आप उनको, तो वो बहुत सारी मराहत को तर्क कर देते हैं जमहूरियत के हामिल लोग। अच्छा, फिर प्रिंस जो मैकियावेली की किताब है, अगर उस पर अमल करने वाले जो लोग होते हैं वो जमहूरियत को भी आमरीत की तरफ खींच ले जाते हैं। और ये जो हमने देखा कि 4वीं सदी में जब ये ये जो चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, 4वीं सदी कब्ल मसीह में, ज़माना जो है इसका है अपना क्या नाम है, नहीं अपना ज़माना जो है ये टेक्सला में जो है नहीं, बुद्ध मत का तो है, टेक्सला के अंदर जो ज़माना है अपना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं, अशोका से पहले किसकी हुकूमत थी? चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हुक्मरान है। और यूनानी जो हैं पहले जो हमलावर होकर हिंदुस्तान पे काबिज हो चुके थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पहला बेटा भी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला हुक्मरान था कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि उसने हिंदुस्तान को एक नैरेटिव दिया। वजह क्या थी कि हिंदुस्तान जैसी बात हो चुकी है कि एक ऐसा खित्ता है जहाँ बैरूनी ज़बानों के ज़रिए गिरफ्त रखी है, और ये जो यूनानी थे जो संस्कृत की शक्ल में नमूदार हुए थे और ये चाहते थे कि हिंदुस्तान पे गलबा पा लें।
तो मुत्तहदा हिंदुस्तान का जो तस्वुर है चंद्रगुप्त मौर्य का दिया हुआ तस्वुर है, और ये जो अर्थशास्त्र का किस्सा है चाणक्य की, उसके अंदर जो आदाब ममलकत और का जो सारा किस्सा है कि किस तरह रियासत चलानी चाहिए, वो जिस तरह प्रिंस मैकियावेली की है, तो ये एक उसी नौ की अर्थशास्त्र है कि हुक्मरानों को मशावरत उसके अंदर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि चंद्रगुप्त अगर ना आता तो और नैरेटिव ना होता तो शायद हिंदुस्तान में बहुत सारे जो काम हुए हैं अशोक के ज़माने में वो ना हो पाते। और मैं ये समझता हूँ कि जब टैक्सला कहाँ और पाटलिपुत्र कहाँ, टैक्सला जो है हमारे हज़ारा बेल्ट में है, चश्मा बैराज के करीब है, और पाटलिपुत्र जो अजीमाबाद पटना है, और पहाड़ों के ज़रिए उसने रास्ते बनाए और ये किया। और ये एक हैरान कुन बात थी, हैरत की बात थी। तो इस लिहाज से नैरेटिव जो है बड़ी अहमियत रखता है। और हमारे पास जो पाकिस्तान की जब मिसाल हम देखते हैं तो हमें बड़ी शर्मसारी होती है कि क्लास सिस्टम एक अलग चीज़ है, कंट्री का होना, रियासत का होना। देखिए हमारा भी जो सिलसिला है कोई वो नहीं है दुनिया से अलग थलग, हमारे पास भी वही मॉडल है जो अमेरिका के पास है, हमारे पास भी वहाँ सदारती निज़ाम है जो मालूम हुआ कि इंडिया के पास है, जो दीगर ममालिक में, यानी एक रियासत होती है, एक हुकूमत होती है। यानी रियासत का काम जो है फॉर एवर पॉलिसी बनाना होता है, हर जगह का ये मामला, और उसमें करेक्शन करना होता है कि भाई अगर उस पॉलिसी के तहत रियासत को कोई ज़द पहुंच सकती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा, हुक्मरानों का काम ये होता है कि वो सिर्फ मुल्क को उस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं जिसे रियासत का जो हक़ है। अब अगर हुकूमत उस तरफ नहीं ले जा रही होती है और जहाँ रियासत को तक पहुँचने वाली होती है तो वहाँ के मसाइल जो रियासत के ज़िम्मेदार लोग होते हैं उन पर ज़र पड़ना शुरू होती है। और अगर करैक्टर होता है हुकूमत के पास तो पता चला अगर रियासत के लोग ऐसे 19-20 लोग हैं तो उन्हें अपनी करेक्शन करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ हम एक दूसरे को बुरा तो कहते हैं और लेकिन हम ये नहीं सोचते कि रियासत भी पाकिस्तान है और हुकूमत भी पाकिस्तान है। तारीख़ ये बताती है कि किसी भी कौम बनने के लिए या किसी कौम के बयानिया बनने के लिए उस कौम के एक ज़बान जो है उसकी एक बड़ी अहमियत होती है। अगर आप तारीख़ को देखें तो जितने मुल्कों ने दूसरे मुल्कों पे जाकर के कब्ज़ा किया और उनको ग़ुलाम बनाया तो वहाँ उन्होंने सबसे पहली कोशिश ये की कि उनकी जो मुकामी ज़बानें थीं उन पर उन्होंने असरअंदाज हुए और कोशिश ये की कि उनकी ज़बान को ख़राब करें और अपनी ज़बान को मुसल्लत करें। इसकी मिसाल फ्रांसीसियों की भी है, अंग्रेज़ों की भी है, रूसियों की भी है और जर्मन्स की भी है। जर्मन्स ने तो यहाँ तक किया कि जब उन्होंने पोलैंड पे और वहाँ के दीगर ममालिक पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इस हद तक पाबंदी लगा दी कि अगर सरकारी दफातर में या इवन दफ्तर और बाज़ारों में भी अगर कोई पोली ज़बान बोलेगा तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह की पाबंदियाँ फ्रांसीसियों ने भी लगाईं और यूरोप के दीगर ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई। लेकिन जैसे ही वहाँ कब्ज़ा ख़त्म हुआ तो सबसे पहला काम जो वहाँ की हुकूमत ने किया, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि काबिज़ जो था वो चला गया मुल्क छोड़ के, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है कि जब काबिज़ गया तो उसकी निशानियों को मिटाना शुरू किया। तो पोलैंड ने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने, इन सब ने उन काबिज़ लोगों के जाने के फ़ौरन बाद पहला काम ये किया कि अपनी ज़बान को पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया। और देखने में ये आया कि फ़िनलैंड जैसे मुल्क में, जो यूरोप का एक बहुत छोटा सा मुल्क था, जब उसने अपने फिनिश ज़बान में तालीम शुरू की तो 3 या 4 साल के अंदर यूरोप में निज़ाम तालीम के में फ़िनलैंड नंबर 1 पे आ गया। हमारे यहाँ ये जो कोशिश की गई इसकी उल्टी, इसकी बरक्स कोशिश की गई। अंग्रेज़
अंग्रेज से हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन उसकी ज़बान से, उसके कल्चर से हमने आज़ादी हासिल नहीं की। और उसकी कुछ वजूहत थी, सियासी वजूहत थी, जो अब तक जारी हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ तबका बनाने हैं, उन पर हुकूमत करनी है। तो जब तक हमारी अपनी कौमी ज़बान या ये मुकामी ज़बान, इसको सही तरीके से रेस्टोर नहीं किया जाता और अपनी कौमी और मुकामी ज़बानों में तालीम नहीं दी जाती, जब तक कोई बयानिया क्या बनना मुमकिन है। मैं ये सब जनाब राशिद साहब, आपने बुनियादी बात की कि साहब अगर अपने कल्चर और इसकी बात की जाएगी तो तालीम का जो मीडियम है वो उसकी ज़बान जो है वो महल नज़र होनी चाहिए कि जिस हर ज़बान एक कल्चर रखती है। और हाँ, तो ज़बानों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें किसी ज़माने का मामला ये था कि साहब यानी मुख्तलिफ़ सकाफ़तें होती थीं और उनकी ज़बानें होती थीं और वो सब मिलकर एक इकाई बनाती थीं और वो इकाई जो है वो तहज़ीब कहलाती थी। तो अब जो जिस अहद में हम आए हैं तो जिसमें 7 बर-ए-आज़म हैं और उस तहज़ीबी लिहाज से अगर हम देखें और 8वां जो है चिले की बात करें तो पता चला उस लिहाज से अगर देखें तो ये उस वक्त तक तो ठीक था, लेकिन जब हम वतनी ज़माने में आ गए, यानी अब ये कंट्री का जो एक किस्सा आ गया दरमियान में, वो बाउंड्रीज जो आ गई, तो अब कंट्री के अंदर जिस मुल्क में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं वो हर ज़बान एक सकाफ़त रखती है। मुल्क जो है वो इकाई में तब्दील करने के लिए, यानी एक यूनिट बनने के लिए उसकी एक ज़बान होती है जो सबको साथ लेके चलती है। तो पाकिस्तान के पास ऐसी ज़बान तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी ज़बान या और ज़बानें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ किस्सा पोलैंड का या फिनलैंड जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितनी भी ज़बानें हैं उनको फ्रेम दे दिया गया है और जो मगरिबी फ्रेम में आ गई हैं सारी ज़बानें, जिसकी वजह से पहला तो काम ये होना चाहिए कि उस फ्रेम से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। यानी फ्रेम क्या होता है कि हमारे यहाँ फास्ट फूड पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्लाइमेट के मुताबिक फूड होता है, वो हम नहीं खा रहे हैं। हम सारी बातें अगर हम करते जाएं तो, और ये जो हमारी एजुकेशन का मामला है उसमें भी यही सूरत हाल है कि क्या ये मुमकिन हो सकता है। अभी हम ज़बान का भी मुतालबा नहीं करते, हम ये कहते हैं कि साहब हमारे जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उनकी ऐसी निसाबी किताबें तैयार कर दें जिसमें पाकिस्तान नज़र आए। ऐसा मतलब जो हमारे बच्चे लैब करा रहे हैं वो इम्पोर्टेड जो है लैब का इक्विपमेंट के बजाय ऐसे कारखाने लगा दें जो पाकिस्तान में ही वो इक्विपमेंट तैयार हो जाए और पाकिस्तान के मंजरनामे को वो मतलब साथ लेके चले। अगर ऐसा भी कर लेते हैं हम तो फिर हम उस दौर में दाखिल हो जाएंगे जिस दौर में कभी बरतानिया दाखिल था। मतलब कैसे दाखिल था? बरतानिया के अंदर जब ये ज़माना आया 17वीं सदी में तो वहाँ लैटिन का दौरा था, लेकिन उस लातीनी में के हवाले से उनके साइंसदानों ने ब्रिटिश का जो मंजरनामा था उसको अपना लिया और उसमें मिसालें देना शुरू कर दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और उसकी बड़ी मिसाल जो है वो आइजक न्यूटन है, उसकी बड़ी मिसाल गैलीलियो है, उसकी बड़ी मिसाल जो है फ्रांस का बरगसा है। यानी ये सारी हम मिसालें हम लेते हुए चले जाएं और आखिरी जो हम बात करते हैं कि ये जो आदमी था जिसे 39 की जंग जिसने में शामिल था और मज़ाहिमती अदब हम उसे कहते हैं, उसका एग्जिस्टेंशलिज्म का जो एक वकी नाम जॉन पॉल सार्तर था। तो अब हम ये देखते हैं कि जो यूरोप की बात हम करते हैं तो यूरोप के ये ज़बान तो बहुत बाद में उसमें तब्दीली आई है, लेकिन सबसे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुशाहिदे और आपका तजर्बे का जो मामला था उस मुशाहिदे और तजर्बे को उन्होंने अपनी सरजमीन से जोड़ कर पेश कर दिया। और यही वजह हुई कि जब उन्होंने अंग्रेज़ी
को मुतबादिल के तौर पर अपनाया लैटिन के, तो अंग्रेज़ी इस काबिल नहीं थी उस वक्त कि वो अपनाई जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितनी टर्मिनोलॉजी थी लैटिन, यानी केमिस्ट्री की सारी इस्तिलाहात लैटिन हैं, जुडिशरी लैटिन, मेडिकल लैटिन, जितने भी अलूम व फ़नून थे वो लैटिन हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा करके मज़ीद अपने जो भी लोग थे, अपने तालिब इल्म थे, अपना उस मंजरनामे से जुड़कर जब उन्होंने तालीम हासिल की तो पता चला कि साहब ऑक्सफर्ड और आपका कैम्ब्रिज की अहमियत दोचंद होने लगी। फ्रांस में फ्रांसीसी तालीम हुई तो सॉर्बन यूनिवर्सिटी की अहमियत होने लगी, और इटली के अंदर जो लैटिन थी उसकी होने लगी, और ये जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी, और जर्मनी के हवाले से भी हम ये देखते हैं कि भाई इकबाल ने PhD जो है म्यूनिख यूनिवर्सिटी से कर ली। और वो तो ज़माना अजीब व गरीब बना दिया था उन्होंने कि अब जैसे हम कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने बड़ी उम्दा किताब लिखी है, सब लिखी, लेकिन अब्दुर्रहमान बिजनौरी का जब हम तारुफ हासिल करते हैं तो उसने जर्मनी से PhD किया था, किसमें? इस्लामियात में। तो ये सारे मंजरनामे हम आपको यूँ पेश कर रहे हैं कि हमें बड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और तहम्मुल क्या कि हमें सिर्फ और कुछ नहीं करें, आप अंग्रेज़ी कर रहे हैं अभी करते रहिए, खूब कीजिए ये, लेकिन कम से कम खुदारा ये जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या अलूम हाजरा जो भी हैं हमारे वो पढ़ रहे हैं, करंट जो नॉलेज है वो हमारी सोसाइटी से उसको जोड़कर पढ़ाया जाए ना, तो बस ये होगा कि हम पाकिस्तानी बयानी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जब पाकिस्तानी बयानी की तरफ आना शुरू हो गए तो फिर ज़बानों का मसला खुद ब खुद तय हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। सिंधी भी हमारी ज़बान है, ये आपका यानी पश्तो भी हमारी है, पंजाबी भी हमारी है, सराइकी भी हमारी, पोठोहारी भी हमारी, बलोची भी हमारी, ये सारी ज़बानें जो हैं वो हमारी हैं। और उनके साथ जो है वो उर्दू जो है सबको साथ लेके चलने वाली ज़बान, जो हमारी कौमी ज़बान, जो मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली ज़बान जो है वो उर्दू हो गई। तो अब ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमें एक ये सिलसिला सामने आया हमारे वज़ीर तालीम साहब का कि भाई निसाब तालीम यकसा होना चाहिए। भाई निसाब तालीम तो जब यकसा होगा ना कि जब निज़ाम तालीम यकसा होगा। हमारे पास निज़ाम तालीम यकसा नहीं है तो निसाब तालीम कैसे यकसा हो सकता है। तो अब ये जो सवालात का उठाना है, हमारे जैसे राशिद साहब हो गए, लाहिद साहब हो गए, तो इन्हीं सवालात से, इन्हीं मुकालमों से हम जो है आगे बढ़ेंगे। और अगर ये मुकालमा बंद कर देंगे तो हम भेड़ बकरियों की तरह हो जाएंगे जैसे कि होते जा रहे हैं। जाहिद हुसैन जाहिद साहब और राशिद अजीज़ साहब ने बड़े खूबसूरत सवालात किए, जिनके बड़ी तसल्ली बख्श जवाब डॉक्टर साहब ने दिए हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मैं भी अगर कर लूँ तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन और एमरसन का, और इन लोगों का जो अदीब और शायर थे जिन्होंने अमेरिका में लेके आए इनकलाब। अच्छा, इसके बाद फिर साइंसदान आए हैं, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट जो की वो अदीबों ने किया। अगर आप पाकिस्तानी बयानी की बात करें तो क्यों ना पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ तहरीक चले जो अदीब शायर, जैसे तरक्की पसंद तहरीक हमने देखी तो उन्होंने भी ज़मीन से जुड़त जो कहानियाँ थीं या शायरी थी वो की है। तो उससे मतलब नज़र आया कि जी ये हमारे इलाके की शायरी है या हमारे एरिया की। इसी तरह अगर क्या पाकिस्तानी बयानिया का भी हिस्सा कोई सिलसिला हो सकता है शायरी और नस्र में, इस सिलसिले में ज़रा कुछ बताइएगा। ये सामने की सी बात है और हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में अब ये बात तयशुदा है कि जिस खित्ते में सोशल साइंसेज नहीं होगी वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। वजह उसकी है कि सोशल साइंसेज जो है माशरे में इस्तेहकाम का बाइस होती है और उसमें अदब ख़ास तौर से, लिटरेचर ख़ास तौर से होता है। तो अब हमने जब सोशल साइंसेज को एक फजूल सी बात समझ रखा है और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रट लगा रहे हैं, तो पता चला भाई इसके अंदर अलूम के लिए भी एक साजगार माहौल की ज़रूरत पड़ती है।
اور اگر وہ ماحول علوم کو میسر یا انسانوں کو میسر نہیں آتا تو انسان مائگریٹ کر لیتے ہیں، انسان اپنی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے کہ جب اسے سازگار ماحول نہیں ملتا تو علوم بھی مائگریٹ کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسپین کی بات کر لیں، دیگر جگہوں کی بات کر لیں تو سوشل سائنسز پہلے تباہ ہوا، معاشرے ہمارے عدم استحکام کا شکار ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کہہ لیں یا یہ کہ یعنی مشرق کہہ لیں، مشرق کے ہاتھ سے یہ ڈور جو ہے وہ چھن گئی اور یہ مائگریٹ کر گئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے علوم۔ تو اب ایسی صورت میں جیسے انہوں نے ترقی پسندی کی بات کی تو کہ بھئی ہمارا جو ہے زمین سے جڑا ہوا افسانہ جو ہے وہ پریم چند نے لکھا یا ڈھائی سے راٹا حیات اللہ انصاری نے لکھا، اچھا یہ ساری باتیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمیں ترقی پسندوں سے جو توقع مجھے ہونی چاہیے تھی وہ پوری نہیں کی انہوں نے۔ توقع مجھے یہ تھی کہ جس طرح لینن نے مارکسزم کو رشین نیریٹو دیا تھا، اسی طرح ترقی پسند جو ہیں پاکستان کے وہ مارکسزم کو پاکستانی نیریٹو دے دیتے تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا اور ان کی خدمات بھی دو چند ہو جاتی اور ہر ایک کے پاس پہنچ رہی ہوتی، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے، پاکستان یونٹ کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور جو قوم یعنی یونٹ کی طرح متحد نہیں ہوتی تو وہ ترقی کیسے کریں گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بحث میں ہمارے زاہد صاحب نے، راشد صاحب نے اور رضی صاحب نے بہت کچھ کہا، آپ نے کہا، تو اس سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ ہم بیانیے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ زبان کا مسئلہ ہو، ادب کا مسئلہ ہو یا فکشن کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک ہم ان تمام چیزوں میں ربط پیدا نہیں کریں گے، چاہے وہ ادب کا مسئلہ ہو یا دوسری مسائل ہوں، تو جب تک اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہوگا تو یہ تمام چیز جو ہے وہ بیانیے کی طرف نہیں جائیں گی۔ جس طرح سے آج ہم اپنے صوبے میں دیکھتے ہیں کہ سندھی علیحدہ ہے، سندھ کے دیہاتوں میں اس کا نریشن بالکل علیحدہ ہے، کراچی کا بالکل علیحدہ ہے، اور ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نریشن جو ہے، نریٹو جو ہے جو مثبت ہو جائے، لیکن ہم اس چیزوں کی طرف نہیں جا رہے۔ اب جیسے صدر صاحب نے مختلف بیرونی ممالک کی مثالیں دی ہیں، تو ان کے ہاں ذہن چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھا، ہمارے ہاں ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ذہن استعمال نہیں کر رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا ان تمام چیزوں کو جو نریشن بنا سکتی ہے، نریٹ کر سکتی تھی۔ تو ہم نے اپنے طور پر اس کو بیان، ہمارے فلسفیوں نے یا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو یکجا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہو پا، اس لیے کہ اس میں سیاست داخل ہو گئی، اور سیاست تو نفرت سکھاتی ہے، سیاست نے کبھی بھی مثبت پہلو نہیں سامنے لایا۔ تو اس طرح سے ہمارا جو بیانیہ ہے وہ کبھی بھی مثبت اقدار کی صورت میں مختلف خطوط کے ذریعے سے بیانیہ نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اس بیانیے کو مثبت رویوں کے ساتھ مثبت لائنوں پر قائم کر سکے۔ تو اس سلسلے میں میں صدر صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں بھی کچھ بات ہونی چاہیے، چاہے وہ امریکہ کا قصہ ہو یا ہمارا قصہ ہو یا کسی بھی خطے کا قصہ ہو، جب تک ان تمام چیزوں میں ہمارا بیانیہ مثبت نہیں ہوگا، ہماری سوچ مثبت نہیں ہوگی، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اشتیاق طالب صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا، بیانیے میں نہ تو کوئی چیز مثبت ہے نہ منفی ہے۔ جس کنٹری، جس ملک کا وہ بیانیہ ہے، وہ ملک اس کے ساتھ ایسا منسلک ہوتا ہے بیانیے کے ساتھ کہ جملہ جو بھی رہنے والے ہیں ان میں اس ملک کا احساس جو ہے جاگزی بھی ہو جاتا ہے اور اجاگر بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ صاحب سندھ کے لوگ جو دیہی لوگ ہیں یا کہیں اور کے لوگ ہیں، تو وہ ایک طرح سے بھائی دیکھیے وہ تو آپ کا ایک طرز زندگی کا معاملہ ہو گیا ہے، اور وہ ناخواندگی کا معاملہ، یعنی جہاں تعلیم کا معاملہ نہ ہو
تو وہاں جو ہے زندگی گزارنے کے معاملات میں وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جو آپ فرما رہے ہیں بیانیے کا معاملہ، تو بیانیے کے بغیر تو یعنی بیانیہ ہے کیا چیز؟ بیانیہ وہ چیز ہے جو آپ کو وہاں کے اس رہنے کے حوالے سے جو بھی کلچر ہے، جو ثقافت ہے، جو بھی ہے، تو اس کا احساس آپ کے اندر ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اچھا، جب احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ ایمان کے حوالے سے چیزیں ڈیولپ ہوئی بھی ہیں آپ میں، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر جو تھا لاہور میں، معروف شاعر، اور نشے کی حالت میں تھا، اس کے سامنے کسی نے اللہ کے مخالف کوئی بات کر دی تو اس نے گریبان پکڑ لیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کا مواخذہ بھی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ صاحب بھئی آپ کا ملک ہے یہ، آپ اس کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے تو یہ تو نامناسب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا جو اس کے اندر ہاتھ ہے وہ خاصا ہے، اور اس طرف ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو بھی سندھی ہے یا جو پنجابی جو بھی ہے، تو پتہ چلا وہ اس کے اندر ایک پاکستان موجود ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط میں ہے، بالکل پاکستان موجود ہے اس میں۔ میرے ذہن میں چند سوالات تھے جن کے جوابات تو آلریڈی ڈاکٹر صاحب نے دے دیے ہیں۔ اتفاق ہے کہ میرے سوال اٹھانے سے پہلے ہی مجھے اس کے جواب مل گئے۔ اب میری ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ ایک سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم رہنا تو پاکستانی ہی چاہتے ہیں، لیکن زندگی ہم اغیار کی طرح بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جو ہماری قوم میں یا ہماری پاکستانیوں میں یہ موجود ہے۔ اس صورتحال میں ہم اپنے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے کسی ایک بیانیے پر اتفاق کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ممکن ہے، جبکہ ہماری جتنی علاقائی زبانیں ہیں ان کے بولنے والے تمام لوگ کسی نہ کسی بیرونی اثر کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس سے تاحال نکل نہیں پائے، اور اس اثر سے نکلنے کے لیے ملکی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اگر چند ادیب، شعراء یا دانشور اس پر گفتگو کرتے بھی ہیں تو اس کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو کہ ہمارے قومی رہنما اس خیال کو جتنی صورت کے ساتھ اور جتنی اثر پذیری کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، شاید ہم لوگ نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ صرف چند دانشور، کچھ شعراء، کچھ ادیب جو وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن میں رہنے والے ان تمام لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہو سکے کہ جس کی ہمارے سامنے مثبت نتائج آ جائیں۔ تو میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری تمام علاقائی زبانوں پر بشمول مرکزی زبان جو ہماری زبان مرکزی زبان اردو ہے، اس پر، اس کے بولنے والوں پر جو اثرات ہیں وہ غیر پاکستانی زیادہ ہیں، پاکستانی اثرات کم ہیں۔ ہم ان اثرات سے کس طرح نکل پائیں گے، اس کا تسلی بخش جواب درکار ہے۔ قبلہ صفدر صدیق رضوی صاحب نے بڑی مایوسی والی گفتگو کی، سوال اٹھایا، اور مایوسی کی بات بھی ہے
کہ بے حسی جو ہے ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ تو بھائی اس کا جواب تو وہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے اکابر کہ پاکستان کیسے بنے گا، وہ بن گیا۔ تو یہ جو مایوسی کی باتیں ہیں یہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، پاکستان کا اپنا بیانیہ ہوگا اور یہ سارے لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے، اور جتنی بھی زبانیں ہیں جو ہمیں سب کو محبوب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں، اور اس میں جو اردو کا کردار ہے وہ تو بہت ہی نمایاں کردار اس حوالے سے ہے کہ تمام خطوں کو اردو نے جوڑ رکھا ہے، تمام خطے کو اردو نے جوڑ رکھا ہے۔ اب پہلا جو ہم پاکستانی بیانیے کی کوشش تھی، اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وزیر اعظم کو ہم نے شہید کر دیا، جس کا نام تھا لیاقت علی خان، یہ 16 اکتوبر 1949 کا واقعہ ہے، 51 کا واقعہ ہے، یہ 16 اکتوبر 1951 کا واقعہ ہے۔ اور یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ لیاقت علی خان نے جو مکہ بنایا، وہ مکہ یہ علامت تھی کہ ہم پاکستانی ایک ہیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا بھر کی کرنسیز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہی تھیں، گر رہی تھیں، اور زوال کے پاؤنڈ بھی گر گیا تھا، ڈالر بھی گر گیا، سب گر گیا تھا، اور لیاقت علی خان نے اپنی کرنسی گرانے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ پاکستان کی کرنسی ہے۔ دوسرے یہ کہ لیاقت علی خان کا جو ویژن تھا وہ ایسا ویژن تھا جو کہ پاکستان کو یہ ایک پیج پہ لے جانے کا معاملہ اور ملی بیانیہ، وطنی بیانیے کی طرف جو قرارداد پاکستان، وہ قرارداد مقاصد جو تھا اس کا پاس ہونا اور یہ سب ہونا، یہ ملی بیانیے کا پاکستانی بیانیے سے جڑنے کا آغاز تھا۔ لیکن یہ آغاز جو ہے بیرونی طاقتوں کو پسند نہیں آیا۔ اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ لیاقت علی خان کو کس نے مروایا، اور یہ بات چھپی نہیں ہے کہ صاحب 48 سے یہ جو ہمارا قیام پاکستان کے بعد سے 58 تک کراچی جو تھا وہ کیپٹل تھا، اور یہاں کے جہانگیر پارک میں ہر مہینے وزیر اعظم تقریر کیا کرتا تھا اور وہ مسائل سے ہمیں آگاہ کرتا تھا۔ اس کی ساری تفصیل ہمیں جو ریڈیو کا رسالہ آہنگ ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو ابھی صفدر صدیق صاحب کے سوالات ہیں وہ اس لیے بھی اہم ہیں کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھئی ہم چند لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، دانشور کہہ لیں، شاعر کہہ لیں، ادیب کہہ لیں، لیکن باقی لوگ تو سو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ لوگ سو رہے ہیں، لیکن وہ سوتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ جو نکلنے کا راستہ ہے اس خطے میں وہ پاکستانی بیانیہ ہے، اور پاکستانی بیانیے کی طرف جب ہم آ جائیں تو ہاں ایک پیج پر آ جانے کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا ہمارا، اور یہ جو ہماری پاورٹی لائن 80% کے قریب جا رہی ہوگی اب کراس کر جائے گی، اور جب ہم اپنی جی ڈی پی کے 100% سے زیادہ قرض لے لیں گے تو ہمارے پاس پاورٹی لائن کے علاوہ کیا ہوگا؟ تو اس ایسی صورتحال میں اب بھی جو ہے نا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ نہ سمجھو گے ہندوستان والوں کیا ہے، وہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ہم اسی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ یقین ہے مجھے اس بات کا کہ ہم پاکستانی نیریٹو کی طرف پلٹیں گے، جس طرح ہمارے پاس کئی تھیوریز پر عمل کرنے والے لوگ، جدیدیت پر عمل کرنے والے لوگ لٹریچر میں، تو یہ بھی اس جدیدیت کو پاکستانی نیریٹو دیں گے۔ یہ ملی بیانیہ جو ہے ہمارا اسے بھی پاکستانی نیریٹو کا حامل بنائیں گے ہمارے جو اکابر علماء ہیں انشاءاللہ۔ میں تو یہی امید کرتا ہوں، اور صفدر صدیق صاحب کو وہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی مایوس نہ ہوں، رجایت پسندی سے کام لیں۔ بہت بہت شکریہ۔